गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो भाई इससे पहले जो 30 प्रैक्टिस सेट है वो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पूरे हो चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी 30 क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जो पिंजौर गार्डन है इसके वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। तो देखो जी, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे कि हरियाणा में आम का मेला कहां पे लगता है। किसका मेला? हरियाणा में आम का जो मेला है ये कहां पर लगता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इसका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था। हरियाणा में आम के मेले का प्रथम बार जो आयोजन है ना, ये मेरे भाई कब हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो हमारा पिंजौर गार्डन है इसका दूसरा नाम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आप दूसरा नाम बता सकते हैं। पहले इन क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं हरियाणा में जो आम का मेला है ये कहां पर लगता है, तो आप कहेंगे यादवेंद्र गार्डन में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यादवेंद्र जो हमारा गार्डन है इसी में लगता है, ठीक है। इसका पहली बार जो आयोजन किया गया था ये ध्यान रखेंगे 1992 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये जो मेला है आम मेला ये जुलाई के पहले प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। उसके बाद इसके अगर मैं दूसरे नाम की बात करूं तो पिंजौर गार्डन को ही हम किसके नाम से जानते हैं? यादवेंद्र गार्डन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? यादवेंद्र गार्डन। उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि जो यादवेंद्र गार्डन है ना मेरे भाई इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। एक हमारे पास आता है कैक्टस गार्डन। कौन सा गार्डन आएगा? कैक्टस गार्डन। ये हमारा कहां पर रहेगा? इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार का नाम बताना है। और एक आप आंसर कर सकते हैं बाग बगीचों, ठीक है। किसके बारे में? बाग बगीचों का जो विरासत महोत्सव है, ठीक है। बाग बगीचों का विरासत महोत्सव है ये किस जिले में इसका आयोजन होता है, ठीक है। और इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन यहां से आप बता देंगे किसके बारे में? ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बारे में। ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है ये हमारा कहां पर रहने वाला है? ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है भाई ये कहां पर रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर इनकी मैं बात करूं तो इसका निर्माण बताया जाता है 17वीं शताब्दी में। कब बताया जाता है? 17वीं शताब्दी यानी कि 1661 में निर्माण हुआ था। निर्माण किसके द्वारा? औरंगजेब का बड़ा भाई था फिदाई खान, उसी के द्वारा निर्माण किया जाता है। कैक्टस गार्डन हमारा पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा भाई? पंचकुला में। इसके वास्तुकार जे ए सरकारिया हुए हैं। कौन हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई जे ए सरकारिया का नाम। उसके बाद बाग बगीचों का विरासत महोत्सव है ना मेरे भाई, इसका जो हमारा आयोजन है ये 2006 में पहली बार हुआ था। और ये आयोजन भी कहां पे होता है? पंचकुला में होता है। ताऊ देवीलाल के नाम से स्टेडियम भी कहां पर रहेगा? तो मेरे भाई ये भी पंचकुला में रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उनकी संख्या सबसे ज्यादा भी कहां पर रहेगी? तो वो भी आपकी कहां पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पुराना नाम पंचमपुर हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और जो अगला क्वेश्चन है वो रहा अपने जो हरियाणा है इसकी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी रहेगी। अब देखो राजकीय भाषा से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो आप बता देंगे हरियाणा की राजभाषा कौन सी होगी। हरियाणा की जो राजभाषा है मेरे भाई ये कौन सी होने वाली है। उसके बाद हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी रहेगी। हरियाणा की दूसरी राजभाषा। उसके बाद आप बता देंगे हरियाणा में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। हरियाणा में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, इसके बारे में बताएंगे। बोले जाने वाली जो भाषा है ना मेरे भाई ये कौन सी होगी। उसके बाद बताएंगे हरियाणा में जो क्षेत्रीय भाषा है, हरियाणा की क्या क्षेत्रीय भाषा है ये कौन सी होगी, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषा है ना उसका विकास कहां से हुआ है, ठीक है। उसका विकास कहां से हुआ है, वो किसका रूप मानी जाती है। और
उसके बाद आप बताएंगे हरियाणा में कितनी बोलियां, हरियाणा में कुल बोली है ना मेरे भाई वो कितनी बोली जाती है। ठीक है, तो देखो भाई अगर सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, हरियाणा की राजभाषा के बारे में, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा की अगर राजभाषा की बात की जाए तो ये हमारे पास कौन सी रहेगी, हिंदी रहेगी। ठीक है, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा की भाई बात करें तो ध्यान रखेंगे ये पंजाबी रहेगी। ठीक है, और पंजाबी को जो भाषा का दर्जा मिला था दूसरी राजभाषा का वो कब मिला था, जनवरी 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। हरियाणा में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ना मेरे भाई, इसको ध्यान रख लेना कौन सी रहेगी, ये तमिल रहेगी। वही तमिल जिसको 1970 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाले थे कौन है, तो वो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सीएम, आधुनिक जो हरियाणा है उसके निर्माता। हरियाणा की जो क्षेत्रीय भाषा है ना भाई ये कौन सी रहेगी, तो आप कहेंगे हरियाणवी। कौन सी रहेगी, हरियाणवी। हरियाणवी अपनी एक बोली है जो वी प्रत्यय लगने से बनी है। ठीक है, जो हरियाणवी शब्द है ये वी प्रत्यय से बना है। और ध्यान रखेंगे हरियाणवी को हम क्षेत्रीय भाषा भी कह देंगे और हरियाणवी हमारी भाषा ना होके क्या रहेगी, बोली रहेगी। अब देखो इसका विकास कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे शौर सैनी से। कहां से, शौर सैनी अपभ्रंश है ना, यहीं से इसका विकास हुआ है, शौर सैनी अपभ्रंश से। किसका रूप मानी जाती है ये, किसका रूप मानी जाती है, तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी का। किसका, पश्चिमी हिंदी का रूप मानी जाती है। हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है, 6 बोलियां बोली जाती है। और जो हरियाणवी भाषा है उसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन रहेंगे इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, अब वो 6 बोलियां कौन सी है उसके बारे में बता देता हूं एक बार। एक तो बांगरू रहेगी मेरे भाई और एक बागड़ी रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक अहिरी रहेगी, एक मेवाती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक ब्रज बोली रहेगी और लास्ट जो हमारी हो जाएगी वो कौन सी, कोरवी हो जाएगी। कौन सी, कोरवी। अगर आपसे पूछ ले कोरवी बोली हरियाणा के किन जिलों में बोली जाती है तो आप अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला को टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे बांगरू का पूछ ले तो आप पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक और जींद, कैथल को टिक कर सकते हैं। अगर आपसे हहिरी का पूछ ले तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, पटौदी को टिक करेंगे। मेवाती का अगर पूछ ले तो ये एक ही क्षेत्र, एक ही जिला हमारा नुहू। और ब्रज का पूछ ले तो जो हमारा कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद और पलवल में ये बोली जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आप आंसर बताएंगे कि हरियाणवी जो बोली है इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे हरियाणवी बोली में 10 स्वर है और व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे व्यंजनों की संख्या कितनी रहेगी, 32 रहने वाली है। ठीक है, तो अब इसका तो दूसरी का तो आपको पता लग ही गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाबी दूसरी राजभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा रहेगा। अब देखो इन राज्य पक्षी को भी आप गलत करके आओगे पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, तो देखो भाई हरियाणा का राज्य जो पक्षी है वो रहेगा हमारा काला तितर। ठीक है जी, काला तितर। अब आप बताएंगे काला तितर जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहने वाला है। ठीक है जी, इसका वैज्ञानिक नाम बता देंगे। उसके बाद इसका जो जीवन काल है उसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु, हरियाणा का जो राजकीय पशु है ना इसके बारे में आप बताएंगे और हरियाणा के राजकीय पशु का जीवन काल भी बता देंगे। हरियाणा का राजकीय नृत्य, हरियाणा का राजकीय नृत्य बता सकते हैं आप। और इसके अलावा आप बताएंगे मेरे को हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के अगर मैं राजकीय वृक्ष की बात करूं तो ये कौन सा रहेगा। ठीक है जी, और चलो इन्हीं के बारे में आप मेरे को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है जी, तो फटाफट इनके बारे में आंसर करिए। अगर मैं वैज्ञानिक नाम की मेरे भाई बात करूं ना तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहने वाला है, फ्रंकोलिन। ठीक है, तो फ्रंकोलिन है, इसके बारे में आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फ्रैंकोलिन। ठीक है जी, ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जाना जाता है। किसको, हरियाणा के राजकीय पक्षी को। जीवन काल कितना रहेगा, 13 से लेके 16 वर्ष तक इसका जीवन काल है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो ब्लैक बक नाम ध्यान रखेंगे। क्या, ब्लैक बक नाम ध्यान रखेंगे, जिसको हम काला हिरण कहेंगे। क्या कहेंगे, काला हिरण, या फिर इसको किरसन मरग के नाम से भी जाना जाता है। क्या ध्यान रखेंगे, किरसन मरग, जिसका जीवन काल 10 से लेके 15 वर्ष तक रहेगा। कितना, 10 से लेके 15 वर्ष तक। हरियाणा के राजकीय नृत्य की बात करूं तो मेरे भाई ये हमारा कुश्ती रहने वाला है। राजकीय फूल की बात की जाए तो ये हमारा क्या रहेगा, कमल
और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा को कुल कितने जिलों में बांटा गया है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जिले कितने हो जाएंगे, हरियाणा में कुल जिलों की संख्या है मेरे भाई वो 22 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, तो 22 रहने वाली है। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। देखो भाई, हरियाणा के बहुत सारे जो स्थान हैं उनके पुराने समय में अलग अलग नाम थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो किस किस के बारे में आपसे पूछ सकता है, आप मेरे को बताएंगे कि जो बाबरनामा है ना उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में प्राचीन काल में, प्राचीन समय लिख देता हूं मैं, प्राचीन समय में कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती थी। क्या, कपास की सबसे बड़ी मंडी, और कपास की सबसे बड़ी मंडी है इसके बारे में आप बता देंगे ये कहां पर लगती थी। ठीक है, उसके बाद ये बाबरनामा से जानकारी मिलती है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे कपीसथल के नाम से किसको जाना जाता है, और ये नाम कहां पे दिया गया है। ठीक है, कपीसथल के नाम से। एक नाम पढ़ते हो आप, कवितल के नाम से किसको जाना जाता है। इसी प्रकार से इकदार के नाम से किसको जाना जाएगा। ठीक है, इशुकार के नाम से किसको जाना जाता है ये बताएंगे। अग्रोदक के नाम से किसको जाना जाता है, अग्रोदक। इसी प्रकार से आप पृथुदक का नाम बता देंगे, पृथुदक के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारे बहुत सारे जो स्थान है उनके अलग अलग नाम रहेंगे। तो देखो इनका हम आंसर कर लेते हैं। अगर आप उन बात करें किसकी, तो प्राचीन समय में बाबरनामा जो पुस्तक है ना वो हमें जानकारी देती है कपास की सबसे बड़ी मंडी मेरे भाई कहां पर लगती थी, नारनौल में लगती थी। नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आएगा। नारनौल जिसका पुराना नाम है नर राष्ट्र या नंदीग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका पुराना नाम हुआ करता था। इसके उपनाम सिंगों का ढहर कहा जाता है, इसको ऐतिहासिक इमारतों का नगर कहा जाता है। ठीक है, बावड़ियों का नगर भी इसको कहा जाता है। लेकिन 360 बावड़ियों का नगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो पिंजौर को कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं कपीसथल की भाई बात करूं ना तो कपिल सथर कहा जाता था किसको, कैथल को। ठीक है, और ये कहां पे कहा गया है, तो ये एक पुस्तक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। इसी में कपीसथल को कैथल को कपीसथल कहा गया है। कवितल तो भाई अलबरूनी का नाम सुना है आपने, अलबरूनी। ये जो अलबरूनी है ना ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और ध्यान रखेंगे ये जो अलबरूनी है इसी ने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद या हिंद का दर्पण। इसमें अपने भ्रम सरोवर का भी वर्णन किया है और कैथल को इसने कवितल के नाम से दर्शाया है। इसी प्रकार से इकदार की बात करें ना मेरे भाई तो ये कहा जाता है किसको, पिंक सिटी फतेहाबाद को। किसको, फतेहाबाद को। इशुकार की बात करें ना तो इशारे फिरोजा यानी कि ये कहा जाता है किसको, इशार को। अग्रोदक की बात करें तो मेरे भाई अग्रोहा को अग्रोदक के नाम से जाना जाता था। पृथुदक ये पेहोवा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, पेहोवा को। अग्रोहा कहां पे रहेगा, तो मेरे भाई अग्रोहा कहां पे, इशार में रहेगा। और अगर पेहोवा की बात की जाए तो ये हमारा कहां पे रहने वाला है, तो आप कहेंगे पेहोवा हमारा कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, वही पेहोवा जहां से हमारे संदीप सिंह है वो विधायक रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम है ना ये कब लागू हुआ था। ठीक है जी, अब देखो पंचायती राज अधिनियम की अपन बात करें ना तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई जो पंचायती राज अधिनियम है इसके लिए अपने संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए। ठीक है जी, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था। उसके बाद यहां से कंफ्यूज होगा कि ये भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत में ये कब लागू हुआ था। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे ये हरियाणा में कब लागू हुआ था, हरियाणा में कब लागू हुआ था। उसके बाद आप बताएंगे हरियाणा में पंचायत के कितने सतर हैं, हरियाणा में कुल कितने सतर का जो पंचायती राज है वो लागू है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता लागू की थी हरियाणा ने। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं शैक्षणिक जो योग्यता है ना इसको कब लागू किया था। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता है ये मेरे भाई लागू की गई थी कहां पर, हरियाणा में कब की गई थी। ठीक है, फिर आपको बताना है सामान्य श्रेणी के लिए क्या योग्यता है, किसके लिए, सामान्य श्रेणी के लिए क्या योग्यता रहेगी। फिर आप बताएंगे महिला
और महिला के साथ साथ है अनुसूचित श्रेणी के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या योग्यता दर्शाई गई है। फिर आप मेरे को आंसर कर सकते हैं किसके बारे में, अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए, अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए इनके लिए शैक्षणिक योग्यता है ये क्या रहने वाली है। तो पहले आप इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। देखो मेरे भाई, अगर संविधान संशोधन की बात करें ना तो इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में, 73वां संविधान संशोधन हुआ था और वो कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी जाती है जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। अब देखो भारत में लागू करने की बात करें तो ये 24 अप्रैल को लागू होता है। कब, 24 अप्रैल 1993 को ये भारत में लागू हो जाता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा में लागू हुआ था कब, तो ये हरियाणा, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मेरे भाई, ये लागू हुआ था भाई साहब भारत में 22 अप्रैल को, जबकि हरियाणा की बात करें तो ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1994। हरियाणा में कुल कितने सतर का मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे 3 सतर का, कितने सतर का, 3 सतर का होगा। और वो कौन कौन सा, तो वो आपको पता ही है, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति हो जाएगी और हमारी जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जो पंचायती राज है ये हरियाणा में चलता है, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है शैक्षणिक योग्यता, इसको लागू किया था 2015 में, ठीक है। और हरियाणा भारत का दूसरा राज्य बना था शैक्षणिक योग्यता को पंचायतों में लागू करने वाला, पहला हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद अगर बात की जाए सामान्य श्रेणी के लिए प्रभु 10वीं पास हो जाएगी, कौन सी, 10वीं पास हो जाएगी। और महिला अनुसूचित जाति के लिए कौन सी हो जाएगी, 8वीं पास हो जाएगी। और इसके अलावा अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए ये 5वीं पास रहेगा। ये योग्यता ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट योग्यता है, ये पेपर में पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें मैं कुछ तमाम बातों की और बात करूं तो आप मेरे को एक दो चीजें और बता सकते हैं, जैसे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव कहां पर रहने वाले हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव है ये कहां पर रहेंगे। उसके बाद आप बता देंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायत है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है ये कहां पर रहेंगी। हरियाणा में सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे कम जो गांव है ना वो किस जिले में रहेंगे। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें, हरियाणा में सबसे कम क्या बता सकते हैं आप, ग्राम पंचायतें, ये किस जिले में है, ठीक है। उसके बाद आप बता देंगे किसके बारे में, हरियाणा में सबसे ज्यादा गैर आबाद गांव, सबसे जो ज्यादा है ना वो कैसे, गैर आबाद गांव ये हमारे किस जिले में रहेंगे। उसके बाद आप बता देंगे मेरे को हरियाणा में सबसे कम गैर आबाद गांव है ये आपके कहां पर रहने वाले हैं। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आप मेरे को क्या करेंगे इससे संबंधित है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, हरियाणा का बता देंगे मेरे भाई सबसे बड़ा जो गांव है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए, ठीक है मेरे साथ है। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पे सीटी ग्रुप डी के लिए होने वाली है, ठीक है। तो देखो जी हरियाणा में सबसे ज्यादा गांवों की आप बात करें ना तो ये हमारे यमुनानगर में रहेंगे। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं ये भी प्रभु यमुनानगर में रहेंगी, कहां पर, यमुनानगर। सबसे कम गांवों की प्रभु बात करें ना तो मेरे भाई ये रोहतक में रहने वाले हैं, कहां पर, रोहतक में। सबसे कम ग्राम पंचायतों की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, कहां पर है, फरीदाबाद में। उसके बाद सबसे ज्यादा गैर आबाद गांव मेरे भाई मेवात, जिसका नाम आज कर दिया गया है क्या, नूह। तो नूह को ध्यान रखेंगे। सबसे कम गैर आबाद गांव ये फिर से पिंक सिटी कहां पर रहेंगे, फतेहाबाद में रहेंगे। और सबसे बड़ा गांव है वो है हमारा हिसार का सिसाई गांव, ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को डिटेल से ब्रीफ से पढ़ते जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप बस विश्वास करिए, ठीक है, एक भी क्लास को मिस ना करिए, ठीक है। पता नहीं किस क्लास में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाए, ठीक है। तो आपको सारे की सारी क्लास देखनी, किसी कारणवश एक आध दिन आप क्लास नहीं ले पाते हो तो नेक्स्ट डे उस क्लास को जरूर देखा करो आप, ठीक है। तो और ये हमने रखा है लक्ष्य कि हम 15 से 20 मार्च के आसपास तकरीबन हरियाणा जीके को कवर कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और जब आप अगर हमारी टोटल क्लास से देख लोगे ना 20 मार्च के आसपास तक, तो 21 मार्च के आसपास जब कंप्लीट मैं करवा दूंगा उसके बाद अपने आप को देखना कि आपने कितना सीख लिया है, ठीक है। यहां पे चीजें करवाने का मतलब नहीं है, आप आए हो, आपने विश्वास किया है तो आपको चीजें याद करवाई जाएंगी, ठीक है। और याद कब होंगी, जब क्वेश्चनों के साथ बार बार चीजों को रिलेट किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे।
उसके बाद हरियाणा राज्य का जो राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, तो इसके बारे में तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, पिप्पल हो जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आते अगले क्वेश्चन, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो देखो भाई, पानीपत की अगर मैं तीसरे युद्ध की बात करूं, ठीक है, पानीपत के देखो इनके बारे में कई बार पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है जी। पहला युद्ध कब हुआ था? उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध है, इसकी डेट बताएंगे, दूसरा युद्ध कब हुआ था, और फिर आप डेट बताएंगे पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, ये कब हुआ था। फिर आप मेरे को बताएंगे हास्य का युद्ध कब हुआ था और ये कितने दिन चला था। हास्य का युद्ध, हास्य के बाद आप मेरे को बताएंगे थानेसर का युद्ध है ना, ये कब हुआ था और कितने दिन चला था, ठीक है ना, सॉरी, बस इतना ही बता देंगे ये कब और किन के बीच में हुआ था, किन के बीच में हुआ था, कौन सा, थानेसर का युद्ध। और उसके बाद आप मेरे को बता देंगे तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध है ना, ये कब हुआ था, इसके बारे में आप आंसर कर देंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट आप मेरे को करनाल के युद्ध के बारे में बता देंगे। किसका? करनाल का युद्ध, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। तो भाई चीजें आपको भूलनी नहीं है, ठीक है, जो आपको आसान चीजें लगे ना उसको 2 बार पढ़ो, समझ गए, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन होगा भाई आसान चीजों से होगा, टफ चीजों से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आसान चीजें गलत कर दी तो दिक्कत है, टफ क्वेश्चन गलत हो गया तो समस्या नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। पानीपत का पहला युद्ध मेरे भाई कब होता है? तो ये 12 अप्रैल को होता है। कब होता है? 12 अप्रैल, और डेट थी 1526 की, ठीक है जी, 1526 की। दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तीनों विद डेट ध्यान रखेंगे। हास्य का युद्ध मेरे भाई 1037 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। अब ये युद्ध किन किन के बीच में हुए थे? देखो पानीपत की पहली लड़ाई तो आप सभी जानते हैं ना कि जी पानीपत की पहली लड़ाई तो किसके बीच में? बाबर के बीच ना, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। कौन है? इब्राहिम लोधी, जिसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। उसके बाद दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मेरे भाई अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। हेमू का जिक्र आ गया ना तो एक डेट और इंपॉर्टेंट रहेगी और आपसे पूछेगा हेमू का राज्य अभिषेक कब हुआ था? हेमू का राज्य अभिषेक, तो भाई हेमू के राज्य अभिषेक की बात करें ना तो ध्यान रखेंगे 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली का शासक बना था। कौन है? तो वो बना था हेमचंद्र विक्रमादित्य। 7 अक्टूबर 1556 पुराना किला जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसी में ये अपना राज्य अभिषेक करवाता है। कौन है? हेमू, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे हास्य का युद्ध ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो मेरे भाई जो हास्य का युद्ध है ना ये लड़ा गया था मसूद शाह के बीच में। किसके बीच में? मसूद शाह और दूसरी तरफ थे हमारे कुमारपाल देव, समझ गए, कुमारपाल देव। तो मसूद शाह और कुमारपाल देव के बीच में। और ध्यान रखेंगे ये 12 दिन तक चला था, ठीक है। थानेसर का युद्ध ये वो युद्ध था जहां पर अपने हरियाणा से गजनी साम्राज्य है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया था। और ध्यान रखेंगे ये थानेसर का युद्ध है ना ये मदूद शाह, ठीक है, किसके बीच में? मदूद शाह और कुमारपाल देव, ठीक है। तो मदूद शाह और कुमारपाल देव का नाम ध्यान रखेंगे। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में, ठीक है। तो एक तो आपको यल्दोज का नाम ध्यान रखना है और एक इल्तुतमिश का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद करनाल के युद्ध की अगर आप बात करें ना तो ये किसके बीच में लड़ा गया था मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे करनाल का युद्ध है ये मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मुगल बादशाह हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला। और ईरान का नेपोलियन जिसका नाम था नादिर शाह, ये वही नादिर शाह था जिसने अपने भारत से 70 करोड़ रुपए की लूट की थी। और जो हमारे पास हीरा था कोहिनूर का हीरा उसको नाम देने वाला, कोहिनूर नाम देने वाला वो था ही कौन? तो उसको कोहिनूर जो नाम दिया था वो नादिर शाह के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? नहीं बताया ना ये। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मेरे भाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा था, ठीक है। मराठाओं से सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। चलो भाई आगे
निम्नलिखित में से किस नहर निर्माण से हरियाणा पंजाब के बीच में विवाद है? तो ये तो भाई आप सभी जानते ही हैं, वो हमारी SYL होगी, सतलुज यमुना लिंक हो जाएगा। कौन सा? सतलुज यमुना लिंक हो जाएगा। अब देखो आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में कुल नहरों की संख्या कितनी रहेगी? हरियाणा में कुल नहरों की आप मेरे को संख्या बता देंगे ये कितनी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बता देंगे हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है, नहरों के नगर के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बता देंगे हरियाणा में 6 लाख हेक्टेयर भूमि, 6 लाख है जो हेक्टेयर भूमि है ना, इससे किस नहर से सिंचाई की जाती है। उसके बाद बता देंगे हरियाणा में 5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 5 लाख है जो हेक्टेयर भूमि है, इसको कौन सी नहर सिंचती है, इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बता देंगे हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। उसके बाद आप बता देंगे दिल्ली की जीवन रेखा किसकी भाई, दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद अंबाला डिवीजन की, अंबाला की जो जीवन रेखा है ये किसको कहा जाता है। इस प्रकार से बस आप चीजों को पढ़ते चले जाइए, अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो मेरे भाई अब एक एक क्वेश्चन का आंसर, हरियाणा में कुल नहरों की संख्या प्रभु 1432 रहेंगी, कितनी? 1432। नहरों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टोहाना फतेहाबाद को, ठीक है, टोहाना फतेहाबाद, क्योंकि यहीं से जो हमारी बाघड़ा नहर है सतलुज नदी पर बांध बना के, बाघड़ा डैम बना के निकाली गई है, ये हमारे आजिमगढ़ गांव जो कि टोहाना में रहेगा यहीं से प्रवेश करती है। और ध्यान रखेंगे बाघड़ा नहर हरियाणा में 6 लाख हेक्टेयर जो भूमि है इसको सींचने का काम करती है, कौन सी? तो वो हमारी बाघड़ा नहर हो जाएगी। कौन सी नहर हो जाएगी भाई? बाघड़ा नहर। हरियाणा में 5 लाख है, ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर, कौन सी भाई? तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचती है। हरियाणा की जीवन रेखा SYL को कहा जाता है। दिल्ली की जीवन रेखा मुनक ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, ठीक है, मुनक ब्रांच जो कि हमारे करनाल के मुनक से निकाली गई थी। 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1996 में दिल्ली और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ था। 2011-12 में इसको शुरू कर दिया गया था, मुनक ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, जिसको दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है। अंबाला की जीवन रेखा प्रभु किसको कहा जाएगा? तो ये बाघड़ा नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाघड़ा नहर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे छोटी नहर, हरियाणा की सबसे छोटी नहर के बारे में कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो वो ध्यान रखेंगे भिवानी नहर रहेगी। कौन सी? भिवानी नहर, जिसको BN चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रखेंगे जूही नहर को बंसीलाल नहर के नाम ना, सॉरी, भिवानी नहर है, इसको बंसीलाल नहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो भाई ये जितने भी हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, इसके विधानसभा क्षेत्र जरूर याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ एक के याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री है जिनका नाम है बनवारी लाल, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? एक हमारे कमल गुप्ता है, इनका नाम बताएंगे, कमल गुप्ता कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? एक कमलेश ढांडा है, ठीक है, कमलेश ढांडा का नाम बता देंगे, ठीक है। एक मूलचंद शर्मा है परिवहन मंत्री, कौन है? परिवहन मंत्री, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? एक हमारे पास कंवरपाल गुर्जर आएंगे, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? कौन है? कंवरपाल गुर्जर का नाम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इसी सीरीज में अनिल विज का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? अनिल विज का नाम ध्यान रखेंगे। और JP दलाल, जयप्रकाश दलाल का नाम ध्यान रखेंगे, ये कहां से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? एक अनूप धानक है, इसका नाम ध्यान रख सकते हो आप, अनूप धानक का जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या रहने वाला है? देखो एक एक करके इसका आंसर करते हैं। अगर मैं बनवारी लाल की भाई बात करूं ना, तो ध्यान रखेंगे बनवारी लाल कहां से आते हैं? ये बावल विधानसभा सीट से आते हैं। कमल गुप्ता की अगर बात की जाए तो ये हिसार से आएंगे। कहां से आएंगे? हिसार से। कमलेश ढांडा की बात करें ना तो ये कलायत कैथल से आती है। उसके बाद मूलचंद शर्मा की बात करें तो ये बल्लभगढ़ से आते हैं। कहां से? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का सॉरी क्या नाम है, दिल्ली का लोहो, वो जाना जाता है ना, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो दिल्ली का लोहद्वार के नाम से जाना जाता है, किसको? बल्लभगढ़ को, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, दिल्ली का लोहद्वार बल्लभगढ़। कंवरपाल गुर्जर की बात करें तो भाई ये जगाधरी से, कहां से आते हैं? ये जगाधरी से आते हैं। अनिल विज की बात करें तो भाई ये अंबाड़ा कैंट से आएंगे। कहां से आएंगे? अंबाड़ा कैंट से आएंगे। और JP दलाल की अगर बात की जाए तो ये हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट रहेगी, कौन सी? लोहारू, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते चलिए मेरे साथ। चलिए आगे भाई, आगे आता है कलेसर, जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखो जी, आपका आंसर बताएंगे मेरे को। हरियाणा में कुल नेशनल पार्क, हरियाणा में आप बताएंगे कुल जो राष्ट्रीय पार्क हैं इनके बारे में, इनकी संख्या कितनी रहने वाली है। ठीक है जी, ये बता देंगे। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे उन दोनों के नाम। ठीक है, और दोनों के नाम करें तो एक हो गया हमारा सुल्तानपुर। ठीक है जी, कौन सा हो गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। में डायरेक्ट लिख देता हूं। अब देखो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो भाई इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। और किसके रूप में की गई थी? तो ध्यान रखेंगे पक्षी विहार के रूप में। किसके रूप में? पक्षी विहार के रूप में। इसके संस्थापक कौन हुए हैं इसका नाम बता देंगे, और यहीं से कंफ्यूज होता है, इसके वास्तविक संस्थापक का नाम बता देंगे। ठीक है जी, वास्तविक संस्थापक ये रहेगा कहां पे? और हरियाणा का प्रथम इक्को पार्क, हरियाणा का प्रथम इक्को पार्क है, ये किसे कहा जाता है? इसके अलावा मैं बता दूं तो भाई साहब जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। ये बात भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पक्षियों का स्वर्ग भी किसको कहा जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आंसर कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला तो बात ये आती है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1971 पक्षी विहार के रूप में, और हमारे भारत के बर्डमैन जिसका नाम था सलीम अली। ठीक है, तो सलीम अली का नाम ध्यान रखेंगे, सलीम अली। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो पीटर जैक्सन एंड पीटर स्काउट, पीटर जैक्सन एंड पीटर स्काउट का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं क्या? स्काउट। और प्रथम इक्को पार्क है, ये भी कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अब देखो पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट है ना, इसको क्या नाम है इसका? संस्थापक, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब जो जमीन है ना, हमारे 3 गांव थे। ठीक है, चंदू, सडराणा और अपना सुल्तानपुर करके, जो कि फर्रुखनगर तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं पे जो जमीन है ना, उसको चिन्हित करने का काम किया था भारत के बर्डमैन, जिसका नाम था क्या? ये क्या नाम है? पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे, ऑर्थोलॉजिस्ट थे, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और प्रयास जो रहे थे इस काम के लिए वो सलीम अली के लिए थे, इसलिए सलीम अली को संस्थापक कहा जाता है। और प्रभु ध्यान रखेंगे किसके बारे में? तो ध्यान रखेंगे कि भाई इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित कब किया गया? तो 1972। ध्यान रख लेना, इसको जलीय जीव हेतु क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रख लेना। लगभग 352.17 एकड़ में ये फैला हुआ है, और इसके साथ है ये हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का कैसा रहेगा? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क रहेगा। सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा? कलेसर, इसके बारे में डिस्कस फिर कर लेंगे, यमुनानगर में स्थित रहेगा। उसके बाद हरियाणा हबी शासन सुधार जो प्राधिकरण है ना मेरे भाई, इसके जो अध्यक्ष हमारे ये कौन रहेंगे? ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, इसके आप अध्यक्ष बता देंगे। और अध्यक्ष तो आपको बहुत सारे विभागों के ध्यान रखने हैं, जैसे कि मैं कह दूं हरियाणा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गौ सेवा आयोग है ना, इसका अध्यक्ष हेड बता देंगे। इसके अलावा आप मेरे को बता देंगे हरियाणा का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूं, ये हरियाणा के वर्तमान में कौन रहेंगे? उसके बाद हरियाणा का मुख्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, चुनाव अधिकारी, वो कौन रहने वाले हैं? उनका नाम बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है, हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है, इस वर्ग का जो वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है ना मेरे भाई, वो कौन रहने वाला है? इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? मेरे को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका। और एक लास्ट हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है जी, ग्राम उद्योग जो बोर्ड है ना, इसके हेड कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो इनके करोगे आप आंसर, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो भाई, हरियाणा गौ सेवा आयोग के श्रवण कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? श्रवण कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। अगर हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इसका विजय वर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम है ये आप विजय वर्धन करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या? विजय वर्धन,
ये हो जाएंगे। अगर मैं चुनाव आयुक्त की बात करूं तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई धनपत सिंह का नाम, किसका, धनपत सिंह का नाम। और पिछड़ा वर्ग आयोग के तो ये दर्शन सिंह हो जाएंगे, चीफ जस्टिस रहे हैं दर्शन सिंह का नाम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड, तो ये राजेंद्र तिलानी, ठीक है। रामकरण काला होते थे लेकिन उसकी जगह आ गए हैं कौन है, राजेंद्र तिलानी। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे। और हमारे पास है ये अभिशासन सुधार प्राधिकरण के लिए प्रमोद कुमार का नाम है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि भाई जो नोट्स है ना वो कहां पे अवेलेबल होंगे। तो हो सकता है आज नहीं तो कल अपनी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो नया ही ग्रुप कल ही क्रिएट किया है मैंने, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आप उनको ज्वाइन कर लोगे तो पूरे की पूरी जो पीडीएफ है वो डेली की मैं इसी हिसाब से वहीं पे आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपकी एक जो प्रॉब्लम थी इसका जल्दी हमने समाधान निकाल लिया है। टेलीग्राम के माध्यम से आप तक जो नोट्स है वो पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।